हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल लघु चित्र शैली मुगल लघु चित्र शैली। ठीक है, तो मुगल एम्पायर की जो लघु चित्र शैली थी, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये आज का ये चैप्टर जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा ठीक है वीडियो बना ही देते हैं इस पर। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बनाने में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है। ठीक है, और आपको आपका एग्ज़ाम भी है आज, तो मैंने इसलिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको समझा, और इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी होती है। मुझे खुद अपनी भी पढ़ाई करनी होती है अभी मैं। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम था बीच में, इसलिए थोड़ा सा मैं उसमें बिजी था और वीडियोज़ नहीं बना सका। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ठीक है, कॉन्फिडेंस मिल सके, और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ अपने चैनल पे, और आपको हेल्प कर सकूँ। सो आप हमारी अगर हेल्प करेंगे तो हम आपकी भी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। मुगल लघु चित्र शैली, चैप्टर 4, कॉमर्शियल आर्ट का। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले हम, जैसे कि हर बार की तरफ, हम सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुगल कालीन लघु चित्र शैली। देखिए, मुगल कालीन लघु चित्र कला को मध्ययुगीन भारत में कुलीन वर्ग की कला समझा जाता था। इसका क्या मतलब, जो मुगल काल यानी मुगल काल की जो लघु चित्र कला थी, जो मुगल काल मतलब क्या, समय, मुगल समय की, जो मुगलों की समय की जो कला थी, और मध्ययुगीन भारत की यानी जो मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल इंडिया आते हैं, एंशियंट इंडिया, फिर मेडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया। अभी हम मॉडर्न इंडिया में हैं। ठीक है, इसके पहले की जो इंडिया थी वो मेडिवल इंडिया थी। ठीक है, तो मेडिवल इंडिया की बात कर रहा है कि मुगल के समय में जो मेडिवल इंडिया में इस कला को, मुगल कला को मध्ययुगीन भारत यानी मेडिवल इंडिया की सबसे एक बेस्ट तरह की कला समझा जाता था, एक कुलीन वर्ग की कला माना जाता है। कुलीन मतलब एकदम अच्छी तरह की कला माना जाता था। ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छी कला इसे माना जाता था, एक बेस्ट आर्ट के रूप में जाना जाता था। मुगल कला सल्तनत कालीन। देखिए, मुगल कला सल्तनत कालीन एवं दक्कन के आरंभिक मुस्लिम शासकों की इस्लामी कला से बिल्कुल अलग। देखिए, मुगल से शब्द से आप ये मत समझिएगा कि इसमें सारे इस्लाम से के ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मुगल का मतलब क्या, अभी मुगल कला जो थी ना, वो इस्लामी कला से बिल्कुल अलग थी। ये जो इस्लामी तत्व थे, इस्लामी कला में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुगल कला में क्या है, इस्लामी कला के साथ साथ इसमें हिंदुओं के भी विषय शामिल किए गए थे, और एक नई कला उभर के आई थी। ठीक है, तो इसी को मुगल कला का नाम दिया गया था। अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, सो अब के लिए इतना जानिए कि ये जो मुगल कला थी ये डिफरेंट थी, इसमें इस्लामी कला सिर्फ नहीं थी। ठीक है, और भी सारे विषयों को शामिल किया गया था। तो जो मुगल कला सल्तनत कालीन एवं दक्कन के आरंभिक मुस्लिम शासकों की इस्लामी कला से बिल्कुल अलग थी, ये तो समझ में आ गया आपको। क्योंकि इस्लामी कला की विषय वस्तु, कला शैली, मानव कृतियाँ तथा चित्रण पर्शिया, ईरान और तुर्की की इस्लामी दुनिया से संबंध रखते थे। देखिए, जो इस्लामी कला की बात करें अगर हम, तो ये इसकी जो विषय वस्तु थे, जो इसके टॉपिक्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे इसके, जिसके ऊपर ये कृतियाँ की जाती थी, बनाए जाते थे आर्ट्स, ये सिर्फ मानव आकृतियाँ, कला शैली, मानव कृतियाँ, और तथा इसके जो चित्रे थे ये पर्शिया, ईरान, तुर्की, ऐसी इस्लामी दुनिया, जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनसे संबंध रखते थे। बस बस और बस उनसे संबंध रखते थे। अतः इसलिए उनके द्वारा चित्रित कलाकृतियाँ केवल इस अर्थ में भारतीय थी कि वे भारत की धरती पर बनाई गई थी। तो इस इस्लामी कला को हम ये कह सकते हैं कि यह भारत की धरती पर बनाई गई है, इसलिए सिर्फ यह भारतीय कही जा सकती है। लेकिन इनके जो कंटेंट थे, जो इसके विषय वस्तु थे, वे सब यहाँ के नहीं थे, भारत से संबंध नहीं रखते थे, ये इस्लामी दुनिया से संबंध रखते थे। ठीक है, ये जो इस्लामी कला थी, इनको देखकर भारतीयता का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। अरे जब भारत के विषय वस्तु इसमें है ही नहीं, तो भारतीयता का एहसास कैसे होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मुगल कला का दृष्टिकोण इससे भिन्न था। जो मुगल कला का दृष्टिकोण था, जो उसके देखने का नज़रिया था, बहुत ही अलग था इस्लामी कला से। वह न केवल भारतीय
थी, बल्कि चितेरों द्वारा यह कोशिश भी की गई थी। चितेरों का मतलब था जो चित्रकार है, ठीक है, उनके द्वारा यह कोशिश भी की गई थी कि वह भारतीय दिखे, पूर्ण रूप से क्या दिखे, भारतीय दिखे। अतः इस काल के चितेरों ने, इस समय के चितेरे ने इस्लाम का प्रस्तुतिकरण भी भारतीय शैली में भारतीय विषय वस्तु के साथ करना आरंभ कर दिया। तो इस काल के, इस समय के जो चितेरे थे वो इस्लाम का प्रस्तुतिकरण, इस्लाम का जो प्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो भारतीय शैली में, ठीक है, भारत की शैली में, इंडियन मेथड में, इंडियन मतलब कि इंडिया के जैसा से भारत में की जाती थी कलाएं, उसके अनुरूप भारतीय विषय वस्तु के साथ इंक्लूडिंग इंडियन कंटेंट, ठीक है, उसके साथ स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। इस तरह मुगल कला इस्लामी कला से बिल्कुल भिन्न थी। अब इसी प्रकार जो मुगल कला थी वो इस्लामी कला से बिल्कुल भिन्न थी, इसमें क्योंकि भारतीय विषय वस्तु भी शामिल थी। केवल महत्वपूर्ण इस्लामी तत्वों को ही इसमें समाहित किया गया था। अब इसमें ये नहीं कि बहुत सारे इस्लामी तत्वों का इसमें समावेश कर लिया गया था, इसमें मिला लिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें कुछ बस जो महत्वपूर्ण इस्लामी तत्व थे उनको ही इसमें समाहित किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। विषय के दृष्टिकोण से मुगल कला के 3 चरण है। अगर विकास के दृष्टिकोण से यानी विकास के नज़रिए से देखें तो ये जो मुगल कला थी इसके 3 चरण हैं, ठीक है, जो निम्न दिए गए यानी जो नीचे दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या दिए गए हैं नीचे। पहला है अकबर कालीन। अकबर कालीन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर के समय का ये कला था। तो मैं बता दूं आपको कि अकबर कालीन यानी जब अकबर का राज्य आया तभी इस मुगल कला को शुरुआत भी हुआ था, यानी अकबर आए तभी इस मुगल कला को पनाह मिली। पनाह का मतलब समझ रहे हैं ना, शरण मिली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकबर कालीन क्या है। अकबर कालीन मतलब अकबर के समय की कला। अकबर को मुगल कला का जनक माना जाता है, यानी अकबर के समय से ही मुगल कला अस्तित्व में आई थी, इसलिए इनको मुगल कला का जनक माना जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि मुगल कला का जनक किसे माना जाता है, तो अकबर है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले दोनों शासक, जो अकबर के पहले शासक थे बाबर और हुमायूं, ये अपने अधीन साम्राज्य को स्थायित्व देने में लगे रहे। मतलब ये अपने साम्राज्य को, ये अपने भूमि धरातल को जिस पे ये राज्य करते थे, ये इसे बढ़ा रहे थे बस, ठीक है, एक राजा की तरह शासन कर रहे थे, बस ऐसे ही बढ़ाने में लगे हुए थे कि हम कितना किस पे कब्जा कर लें, अपना धरातल बढ़ा लें, अपने राज्य को बढ़ा लें, इसमें लगे हुए थे। लेकिन 13 वर्षीय अकबर, अकबर की उम्र तो बहुत कम थी लेकिन ये बुद्धिमान थे, इन्होंने पढ़ाई भी ज़्यादा कुछ नहीं की थी। किंतु 13 वर्षीय अकबर ने अपने बौद्धिक कौशल, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता, बुद्धि के बल पर और कुशल नेतृत्व से मुगल साम्राज्य को स्थायित्व तो प्रदान किया ही, साथ ही चित्रकला व ग्रंथ लेखन को भी प्रोत्साहित किया। ये वीर भी थे और बुद्धिमान भी थे। बुद्धिमानी से इन्होंने क्या किया कि अपने जो साम्राज्य था उसको स्थायित्व दिया कि हाँ अब इतना मेरा साम्राज्य है, ठीक है, और समय आने पे उन्होंने अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया। और साथ ही चित्रकला व ग्रंथ लेखन, चित्रकला जो था और जो ग्रंथ लेखन था उसको भी प्रोत्साहित किया, उसको भी आगे बढ़ाया। ये नहीं कि सिर्फ अपने साम्राज्य को ही इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने इन सभी चीज़ों को भी आगे बढ़ाया। उसने अपने दरबार में तस्वीर खाने की स्थापना की करवाई, अपने दरबार में तस्वीर खाने की स्थापना भी करवाई और उसके लिए कागज़ की निरंतर उपलब्धता के लिए सलाय कोट में कागज़ बनाने का कारखाना भी स्थापित करवाया। और जब चित्रकारी करवाएंगे, तस्वीर खाना बनवाया तो तस्वीर खाने में क्या बनेंगे, तस्वीर बनाई जाएगी, उसके लिए कागज़ चाहिए। तो कागज़ उपलब्धता के लिए उन्होंने सलाय कोट में एक कागज़ बनाने का कारखाना भी स्थापित करवा दिया, कागज़ बनाने की कंपनी, ठीक है। अकबर का दृष्टिकोण था कि श्रेष्ठ भारतीय व श्रेष्ठ इस्लामी कला तत्वों का ऐसा समावेश हो जिससे कला को एक नई दिशा मिल सके। बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण था। इनके नज़रिए में ऐसा था कि ये सोचते थे कि श्रेष्ठ भारत यानी अच्छी से अच्छी भारतीय कला और अच्छी से अच्छी इस्लामिक कला को मिला दिया जाए तो एक कला को नई दिशा मिल सकेगी। और इन्होंने ऐसा किया भी, देखिए, क्योंकि उसने शासन काल में कलाकारों की हिंदू शैलियों को भारतीय, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि इन्होंने अपने राज्य में क्या किया, इन्होंने अपने राज्य में श्रेष्ठ इस्लामी और श्रेष्ठ भारतीय कला का समावेश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने अपने राज्य में क्या किया, इन्होंने हिंदू कलाकारों को भी स्थान दिया था। देखिए
ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके शासनकाल में कलाकारों ने हिंदू शैली व भारतीय सौंदर्य बोध के साथ इस्लामी मूल्यों और था यानी तत्वों को बड़ी खूबसूरती से अपने रचनाओं में समाविष्ट कर लिया था। और ये कब होता, जब हिंदू कलाकार भी होते, तो इनके राज्य में, इनके मतलब कि शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में हिंदू चित्रकार अधिक थे, तभी ये संभव हो पाया था। अकबर के दरबारी चितेरों के दल में हिंदू चितेरों की संख्या अधिक थी। देखिए यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी चितेरों के दल में हिंदू की संख्या अधिक थी या मुस्लिम की, तो वहाँ पे आंसर होगा हिंदू की, ठीक है। किंतु उन्हें दो ईरानी चितेरे मीर सैयद और अब्दुल समद के दिशा निर्देशन में काम करना था। हिंदू चितेरों की संख्या तो अधिक थी, परंतु उन्हें किसके अंडर में काम करना होता था? दो ईरानी चितेरों के, जिसका नाम था मीर सैयद अली व अब्दुश शमद। उन्हीं के दिशा निर्देशन, उन्हीं के डायरेक्शन, बताए गए डायरेक्शन में उन्हें काम करना होता था। इस तरह के भिन्न शैलियों के तत्व स्वतः ही चितेरों की रचना में समाविष्ट हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अकबर ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जो ऑफिशियल, जैसे कि हम जाके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे पहले भी था कि शिक्षा ग्रहण करें। जैसे कि मुस्लिमों में होता था मदरसे में जाके, हिंदुओं में होता था गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अकबर जो थे, उन्होंने ऐसी कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी कहीं जाकर, इसलिए उसे अशिक्षित बादशाह कहा जाता है। ठीक है, अशिक्षित बादशाह किसे कहा जाता है? अकबर को। इसके बावजूद, अशिक्षित बादशाह कहे जाने के बावजूद भी उसने श्रेष्ठ भारतीय साहित्यिक ग्रंथों का पर्शियन भाषा तथा श्रेष्ठ पर्शियन साहित्यिक हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद कराया था। ऐसा माना जाता है कि जिस समय अकबर की मृत्यु हुई, उसके किताब घर में विश्व प्रसिद्ध साहित्य की करीब 24,000 पांडुलिपियाँ मौजूद थी। इससे अकबर की सहिष्णुता के अलावा कला ज्ञान और बौद्धिक कार्यकुशलता का पता चलता है कि बहुत बुद्धिमान था, कार्यकुशल था, कार्य करने में बहुत ही अच्छा था, ठीक है, और बौद्धिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा कुशल था, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का इससे पता चलता है। तो ये हो गया आपका अकबर कालीन। नेक्स्ट क्या है, देखिए। अकबर कालीन की पहले तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें अभी प्रमुख विषय और विशेषताएं भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। प्रमुख विषय क्या है? अकबर का शासनकाल मुगल काल का आरंभिक काल था। ये तो आप शुरू में ही जान गए होंगे, क्योंकि इसे मुगल कला का जनक माना जाता था। तो अकबर का जो शासनकाल था मुगल कला का आरंभिक काल था। फिर भी इस काल में रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, हमजानामा, शाहनामा, तूतीनामा, बाबरनामा व हुमायूंनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के क्रमबद्ध धारावाहिक चित्रण को प्राथमिकता दी गई। व्यक्ति चित्र कम तथा स्त्रीय व्यक्ति चित्र अपेक्षाकृत बहुत ही कम, केवल पेशेवर नर्तकियों की महिलाओं के चित्र बनाए गए थे। इसके शासनकाल में क्या था कि व्यक्ति चित्र कम बनाए जाते थे और स्त्री व्यक्ति चित्र इसके कंपेरिजन में व्यक्ति चित्र के बहुत ही कम बनाए जाते थे। केवल पेशेवर नर्तकी, जो नर्तकी हुआ करती थी, नाचने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी, सिर्फ उन्हीं के चित्र, गिने चुने चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी, चलिए इसकी स्पेशलिटी के बारे में जानते हैं। इस काल के चित्रों में हर प्रकार का समायोजन देखने को मिलता है, ठीक है, हर प्रकार का मेल देखने को मिलता है। जैसे उत्कृष्ट रंग संयोजन, ठीक है, उत्कृष्ट रंग संयोजन, सीधा सपाट निष्पादन, थिरकती रेखाएं, बारीक से बारीक चित्रण, ठसाठस भरे किंतु संतुलित चित्र, सशक्त प्रतिपादन, संतुलित शरीर विन्यास, सुंदर गोल चेहरे व भरा पूरा पटल इस काल के चित्र की विशेषता है। ये जो चित्र है, उस चित्र को देख के सभी विशेषताएं यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। तो ये विशेषताएं आप अपने माइंड में रखिएगा। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है इसे याद रखा कि इस बार तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ये सब तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये कुछ पूछ सकता है कि जैसे कि अकबर कालीन की विशेषताएं हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया कि उत्कृष्ट रंग संयोजन, सशक्त प्रतिपादन, भरा पूरा पटल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई अगर विशेषताएं इसमें नहीं दी गई हैं और किसी चित्र से उठा कर दे देगा यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या लगाना है जो सही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ माइंड में रखे रहिए, हो सकता है इसके 45% चांस है कि पूछ ही ले। वैसे भी इस बार के पेपर तो देख ही रहे हैं। तो अब आ गया जहांगीर कालीन।
जहांगीर की पैनी निगाह मानव एवं प्रकृति दोनों के सौंदर्य के प्रति संवेदनशील थी। ठीक है, जो जहांगीर बहुत ही अच्छे एक चित्रकार भी माने जाते हैं, बहुत अच्छे संगीतकार भी थे ये। जहांगीर की जो पैनी निगाह थी मानव एवं प्रकृति दोनों के सौंदर्य के प्रति संवेदनशील थी, यानी ये मानव और प्रकृति दोनों के सौंदर्य को समझते थे। ठीक है, काव्यात्मकता व कल्पनाशीलता जहांगीर के चरित्र में विद्यमान थी। वो काव्य करना भी जानते थे, कविता भी, और कल्पना भी उनके चरित्र में थी कि वो कल्पना भी करते थे। जिसकी छाप जहांगीर युगीन चित्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। और इसकी जो छाप है, जो इसकी नकल है कि उनके अंदर काव्यात्मकता है, कल्पनाशीलता है, इसकी जो छाप है एक पूरी ना, तो उनके चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिसके चित्रकार जो होता है उसकी जो चित्र होती है उसके चरित्र के ही अनुरूप होती है, तो इनके चरित्र में जो है उनके चित्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस कला के बने पक्षियों व जानवरों के चित्र विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में गिने जाते हैं। इस काल के, इस समय के बने पक्षियों और जो जानवरों के चित्र हैं वो विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में गिने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसकी विशेषताएं क्या? जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय जगत से मेल मिलाप बढ़ा। जहांगीर कालीन में यूरोपीय जगत से, ठीक है, यूरोपीय कंट्रीज से हमारा मेल मिलाप बढ़ गया। परिणाम स्वरूप और उस रिजल्ट में क्या आया कि भारतीय कला में यूरोपीय कला तत्व प्रकाश छाया भी त्रिआयामी का एहसास, त्रिआयामी यानी 3D। ठीक है, जो 3D होता है, 3D पिक्चर्स होते हैं, वो भी हमारी अब यहाँ भारत में उसका भी तत्व प्रकाश छाया पड़ने लगा। और हमारे भारत के चित्रों में यूरोपीय त्रिआयामी एहसास भी शामिल हो गए, यानी 3D जो था वो भी शामिल हो गया। अब आ गया शाहजहाँ कालीन। ठीक है, तो शाहजहाँ क्या थे भैया? इन्होंने तो ताजमहल बना दिया था, यानी ये वास्तुकला भी इनके शासनकाल में होगी। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वास्तुकला का नाम मैंने जिक्र किया है तो बता दूं कि वास्तुकला क्या होती है कि जो इमारतें बनती हैं वो वास्तुकला के अंतर्गत आती है। इमारतों पे जो कलाकृतियाँ की जाती हैं वो वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। और जो कागज़ पर या किसी अन्य कागज, जैसे कि ताड़पत्र कागज़ या किसी ऐसे अन्य चीज़ पे अगर वस्तु पे की जाती है तो उसे चित्रकला कहा जाता है, या ठीक है, चित्रकला शैली कही जाती है। तो चलिए जानते हैं। वास्तुकला, चित्रकला तो समझ गए हैं। अब शाहजहाँ कालीन क्या है? शाहजहाँ के समय की जो चित्रकला थी, शाहजहाँ ने चित्रकला के स्थान पर वास्तुकला को प्राथमिकता दी। देखिए, ये जो शाहजहाँ जी थे, ये चित्रकला के स्थान पे इन्होंने वास्तुकला को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, अब वास्तुकला क्या होती है? जो बिल्डिंग्स पे, इमारत पे जो कलाकृति की जाती है, जैसे कि ताजमहल एक इसका उदाहरण हो सकता है कि ताजमहल पे देखेंगे आप तो ये अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ की गई हैं, तो वो वास्तुकला का ही उदाहरण है। तो ये वास्तुकला को इन्होंने स्थान दिया चित्रकला के स्थान पे। अतः उसके शासनकाल में पूर्ववर्ती मुगल की कला परंपरा जारी तो रही, परंतु पहले जितनी प्रभावी नहीं थी। ये इनके शासनकाल में जो पूर्ववर्ती मुगल की कला थी, मुगल कला जो थी वो जारी रही, कंटिन्यू रही, ठीक है, चलती रही, परंतु जो पहले जैसी उतनी इफेक्टिव नहीं थी, प्रभावी नहीं थी। दारा सिकोह, राणा दिल, बाज बहादुर, रूपमती और लैला मजनू जैसे गिनी चुनी प्रेम कथाओं के अलावा शेष विषयों पर धारावाहिक चित्रण को त्याग दिया गया। इनके शासनकाल में दारा सिकोह, राणा दिल, बाज बहादुर, रूपमती व लैला मजनू जैसे गिनी चुनी प्रेम कथाओं के अलावा शेष विषयों पर धारावाहिक चित्रण को त्याग दिया, यानी बस प्रेम विषयों पर ये सब धारावाहिक बनाए जाते थे और अन्य विषयों को एकदम से भुला दिया गया। विशेषताएं क्या थी? अब व्यक्ति चित्र, दरबारी शोभा यात्रा, त्योहारों, सैर सपाटों जैसे व्यवहारिक चित्रों के में पसंद किया जाने लगा। प्रकृति व पृष्ठभूमि अधिक सौम्य, कोमल व मनभावन थी। सजावटी तत्वों को प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है, जो डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। रूमानी मिजाज के शाहजहाँ को हिंसा व क्रूरता बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है, ये जो शाहजहाँ थे ये बहुत ही रूमानी मिजाज के थे, बहुत ही, ठीक है, थे रोमांटिक भी थे। ठीक है, तो इनको क्या था कि कुरूपता और हिंसा और कुरूपता बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, और रोमांटिक में नहीं, भैया क्या पसंद रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर लोकल लैंग्वेज। देखिए, जो रोमांटिक होते हैं, आपने देखा होगा रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक मूवीज, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे आदमी जो होते हैं तो उनको क्या हिंसा और कुरूपता बिल्कुल पसंद नहीं थी।
ठीक है। इसलिए उसके शासनकाल की कला में शिकार, मवेशियों की लड़ाई, हिंसा व युद्ध जैसी विषयों के चित्रण का पूर्णतः अभाव है, कमी है इन चीज़ों का। अब जब उसे नहीं पसंद नहीं है तो अभाव तो होगा ही उसके शासनकाल में, अब जो चाहेगा वो बनवाएगा। जबकि सुंदरता व ऐश्वर्य के प्रतीक जैसे तत्वों की भरमार है। अब रोमांटिक है तो सुंदरता उसे पसंद ही होगी, सुंदरता और ऐश्वर्य, ऐशोआराम वाली प्रतीक जैसे तत्वों की भरमार है। अब देखिए मुगल कला का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभी तो हमने उदय विकास, उसके बाद कैसे क्या हुआ ये सब पढ़ा हमने। इसका पतन कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। पूर्ण रूप से तो किसी कला का अंत नहीं होता, लेकिन अब कहा जाए तो उसका अंत ही है, क्योंकि अब मुगल कला में क्या थे, मुगल कला दूसरे कलाओं के साथ मिलकर एक नई कला बन गई थी। अब इस मुगल कला का पतन कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। औरंगजेब, जब औरंगजेब का शासन काल आया तो औरंगजेब, जानते हैं आप कि औरंगजेब जो था एक कट्टर मुसलमान था, और साथ ही साथ इसके शासनकाल में किसी भी विद्या के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी इसको कोई भी रुचि नहीं था ऐसी कलाओं में, चित्रकला वगैरह में, ठीक है। अतः पतोन्मुख मुगल दरबार के चितेरों व कलाकारों के लिए कोई काम शेष नहीं था। जब इसे इंटरेस्ट ही नहीं था तो इसके ये सब बंद करवा दिया, बैन करवा दिया, ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया कि अब कोई चित्र उत्र नहीं बनेगा हमारे शासनकाल में यहाँ पे। तो उनके लिए, जो वहाँ के कलाकार थे, उनके लिए कोई काम शेष नहीं था। और रिजल्ट में ये आया कि उन्होंने स्वतंत्र सूबों व राज्यों की ओर प्रयाण करना आरंभ कर दिया। जहाँ पे किसी का शासन नहीं था, कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं था, वहाँ पे उन्होंने जाना आरंभ कर दिया, वहाँ पलायन कर दिया। ये कलाकार जहाँ भी गए अपने साथ मुगलों की कला शैली भी ले गए। अब जहाँ जहाँ ये गए, पहाड़ी राज्यों, कहीं भी जहाँ को शरण मिली, वहाँ जाके उन्होंने मुगल कला शैली भी अपने साथ ले गए, क्योंकि उनकी तो ये तो विद्या है भाई, विद्या कोई कैसे छीन सकता है उनसे, ठीक है। उनका अधिकार ही छीन सकते, विद्या तो छीन नहीं सकते उनसे। तो विद्या अपना लेके वो जहाँ जहाँ गए, मुगल कला शैली की जो विद्या थी वो भी साथ ले गए। किंतु समय की मांग, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। पहले के धारावाहिक क्या थे, अब के धारावाहिक क्या थे, पहले की मूवीज़ कैसी थी, अब की मूवीज़ में क्या हो गया है, देख सकते हैं आप। अब तो मूवी आती है तो कोई हीरो आता है, विलन को मारता है तो फुटबॉल की तरह घूमता है, ठीक है। तो वैसे ही समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे किंतु समय की मांग, नए संरक्षकों की पसंद नापसंद व अभिरुचियों तथा पहले के विद्यमान का तत्वों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुगल शैली के तत्वों को भी अपनी रचनाओं में समाहित कर लिया। इस तरह के शैलियों के मिश्रण से विकसित नई शैली को सूबाई मुगल शैली कहा गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, कौन, सूबाई मुगल शैली। देखिए मुगल कला, और जहाँ पे ये गए, जहाँ जहाँ पे ये मुगल कलाकार गए, अपने साथ मुगल कला शैली भी ले गए। और जहाँ गए, ये जिस स्थान पे गए, उस स्थान पे पहले से जो कला विद्यमान थी उसको और मुगल कला को मिला के एक नई शैली जो बनाई, उसी शैली को क्या कहें, मुगल, सूबाई मुगल शैली के नाम से जाना जाने लगा। अवध इस नई विकसित शैली का अग्रणी केंद्र बना। सबसे पहले कहाँ पे, अवध में इसका सूबाई मुगल शैली का आरंभ हुआ, इसलिए इसे अग्रणी केंद्र बन गया, ठीक है। जबकि दतिया में विशुद्ध मुगल शैली में बहुत बाद तक भी चित्र बनते रहे। लेकिन दतिया में विशुद्ध मुगल शैली में बहुत बाद तक भी चित्र, जो दतिया एक राज्य था उसमें मुगल शैली बहुत बाद तक भी चित्र वहाँ बनते रहे मुगल शैली के, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। सो ये था पतोन्मुख मुगल कला, जहाँ से इसका पतन होना आरंभ हुआ था। सो फ्रेंड्स ये था आपकी रिक्वेस्ट, मैंने बनाया मुगल कला शैली अपने कीमती समय को निकाल के। सो फ्रेंड्स आप भी अपना कीमती थोड़ा सा ही समय निकाल के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।